Now this is day one. Docker training. राइट सर, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव? आज का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा बेसिकली, सबसे पहले कंटेनर टेक्नोलॉजी 10 मिनट के लिए होल्ड रहेगा। कंटेनर टेक्नोलॉजी से पहले की लाइफ क्या थी आईटी में, पहले वो हमें जानना जरूरी है। क्योंकि कुछ भी मार्केट में आता है ना, तो बिफोर उससे पहले क्या था सर, व्हाट आर द डिफिकल्टी, देन तभी तो टेक्नोलॉजी करते हैं अडेप्ट। तो पहले सबसे पहले एक बात हम समझेंगे कि बिफोर कंटेनर टेक्नोलॉजी आईटी कल्चर कैसे डिलीवर हो रहा था। आईटी में सॉफ्टवेयर की लाइफ ड्राइव कैसे हो रही थी, पहले उसको जानना है हमको। राइट, तो एक टर्म्स होता है कंटेनर से पहले, सर्वर प्रोविजनिंग। क्या होता है? सर्वर प्रोविजनिंग। क्योंकि कंटेनर टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं इसी टर्म्स पे बिलोंग करता है, इसी टर्म्स के क्या है, रिलेटेड है। तो पहले जानना पड़ेगा कि मार्केट में कंटेनर से पहले एक टर्म्स था सर्वर प्रोविजनिंग, इसका मतलब क्या था। देन फिर हमारा जो एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट है क्या, फिर उसके बाद प्रोविजनिंग के मेथड क्या होते हैं। देन कंटेनर से पहले सर कुछ और भी टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल थे, अगर वो थे तो फिर कंटेनर क्यों आया। जैसे वीएम बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। एक ऑब्जेक्ट, एक टर्म्स आपने सुना है कभी? सर ऑलरेडी इंडस्ट्री में वर्चुअलाइजेशन पहले से अवेलेबल है, वर्चुअल मशीन हम पहले यूज करते आ रहे हैं। सो वाई कंटेनर, राइट। देन यू विल बी सी कि कंटेनर वर्चुअलाइजेशन क्यों आया। है तो वर्चुअलाइजेशन, कहीं ना कहीं क्या है, वर्चुअलाइजेशन है। बट ऑलरेडी वी हैविंग सम वर्चुअलाइजेशन, देन कंटेनर कहाँ करता है एग्जिस्ट। देन आपको इस बात का मीनिंग समझ में आ जाएगा। उसके बाद वीएम वर्सेस कंटेनर, दोनों वर्चुअलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों वर्चुअलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। राइट, देन कंटेनर्स का आर्किटेक्चर, कंटेनर्स का आर्किटेक्चर। और लास्ट में, हर एक सेशन के लास्ट में क्या होगा, एक ह्यूज सेशन होता है जैसे मैंने जो आपको पढ़ाया आज। राइट, नाउ आई विल पुट सम क्वेश्चंस कि मुझे इसका आंसर दो, आपने क्या पढ़ा। थोड़ा सा मालूम चल जाता है कि हाँ बैच काफ़ी अटेंशन लेके पढ़ रहा है, प्रॉपर आंसर दे पा रहा है। ठीक है, चलो। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सर्वर प्रोविजनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, आईटी में सर्वर प्रोविजनिंग का मतलब क्या होता है। देखो, पहले आईटी कल्चर होता क्या है। कंपनी कोई भी हो, कंपनी जनरली टेलीकॉम होता है, सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी होता है, ऐसा आप सुनते आ रहे हो। कुछ कंपनीज सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, कुछ कंपनी अपना ही वर्कलोड चलाता है, अपनी वेबसाइट्स, अपने डेटाबेसेस। और एक कंपनी है मार्केट में टेलीकॉम। कंपनी कैसा भी हो, कंपनी में चलता क्या है सर, सॉफ्टवेयर एट द एंड चलता है हर जगह। पूरा खेल किस चीज का है, सॉफ्टवेयर का ही खेल है पूरा। या वेब सर्वर्स, या एप्लीकेशन सर्वर्स, या डेटाबेस सर्वर्स। सॉफ्टवेयर डेवलप भी होते हैं, टेस्ट भी होते हैं, और फिर बाद में रन होते हैं। ओके, किसको बोलते हैं वर्कलोड, क्या बोलते हैं। ये है मेरी कंपनी का वर्कलोड। किसी आईटी कंपनी का एक वर्कलोड होता है, क्या चलाना है, क्या सॉफ्टवेयर है, कौन सा डेटाबेस है, कौन सी एप्लीकेशन है, क्या सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, क्या टेस्ट करना है। दैट इज कॉल्ड वर्कलोड। अब किसी वर्कलोड को चलाने के लिए मशीन देना, किसी वर्कलोड को चलाने के लिए, डेवलप करने के लिए, राइट, एक सिस्टम लॉन्च करके देना, दैट इज कॉल्ड सर्वर को प्रोविजन करना। सर्वर क्या होता है सर? सर्वर का मीनिंग हम बहुत सिंपल समझते हैं कि सर्वर या तो प्रोडक्शन में लिनक्स बेस्ड होता है, या विंडोज का होता है सर। जनरली दो ही ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत पॉपुलर है मार्केट में, जिसमें से 70-80% जो
सर्वर प्लेटफॉर्म जो कवर किया है वो लिनक्स ने किया है। लिनक्स के सर्वर्स ज़्यादातर मार्केट में यूज़ करते हैं हम लोग, ऐसा आप जानते हो। वो मेरा टॉपिक नहीं है कि लिनक्स ही क्यों, विंडोज़ क्यों नहीं, नहीं वो हमारा कॉन्टेक्स्ट नहीं है। हमें हमको क्या पढ़ना है, एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, वर्कलोड को चलाने के लिए मशीन रेडी करके देना, दैट इज कॉल्ड सर्वर को प्रोविजन करना। सर मशीन रेडी करने का मतलब क्या होता है? मशीन रेडी करने का मतलब सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना ही नहीं होता, एक सॉफ्टवेयर को चलाने के लायक उस मशीन को बनाना, दैट इज कॉल्ड प्रोविजनिंग पार्ट। सर्वर प्रोविजन का मतलब क्या होता है? सर इंफ्रास्ट्रक्चर टीम से बैठ के एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेना, हार्डवेयर लेना, उस हार्डवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डालना, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उसकी पैचिंग करना। पैचिंग मतलब बहुत कॉम्प्लिकेट वर्ड है पैचिंग तो, सिंपल उसमें जो भी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जो भी इसमें कर्नल लेवल पे अपडेट्स अवेलेबल नहीं हुए हैं उनको अपडेट करना। ठीक है। फिर एप्लीकेशन रिलेटेड उसमें डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना। हर एप्लीकेशन की अपनी क्या होती हैं, लाइब्रेरी, कॉन्फ़िग फाइल, बाइनरी। ऐसा थोड़ी होता है कि कोई सॉफ्टवेयर आपने उठाया और चला दिया, नहीं ना। आप किसी सॉफ्टवेयर को चलाने से पहले उस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट समझते हो कि ये सॉफ्टवेयर जावा का है कि पाइथन का है, कि इसको वेब सर्वर चाहिए, कि एचटीएमएल पेज है, कि जावा एप्लीकेशन है तो इसको एप्लीकेशन सर्वर चाहिए। हर सॉफ्टवेयर की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। हमारा आईटी का नॉलेज है, हम जानते हैं पहले लिनक्स के अंदर सॉफ्टवेयर चलाने से पहले क्या डालना पड़ता है। वो सॉफ्टवेयर हमको टीम बता के देती है कि हमारा सॉफ्टवेयर इस फ्रेमवर्क में लिखा गया है, इसके लिए पाइथन 3.5 चाहिए, इसके साथ में जावा चाहिए, या इसको एक वेब सर्वर चाहिए, या इसके पीछे माई सिक्वल डेटाबेस चाहिए। तो वो हमें एप्लीकेशन टीम बता के देती है। वी आर फ्रॉम एडमिन साइड, वी आर लिनक्स इंजीनियर। अपने लिनक्स सिस्टम में क्या रेडी करके देना है मुझे बताओ। तो जो लिनक्स एडमिन, सिस्टम एडमिन एक सिस्टम में जो डाल के दे रहा है ना, जो कॉन्फ़िगरेशन करके दे रहा है एप्लीकेशन के रेस्पेक्टिव, सॉफ्टवेयर के रेस्पेक्टिव, उसको बोलते हैं प्रोविजनिंग पार्ट। सर्वर को प्रोविजन करके देना। सर ये आप ये सब मुझे क्यों पढ़ा रहे हो? मुझे तो कंटेनर टेक्नोलॉजी पढ़ना है। क्योंकि कंटेनर टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर प्रोविजनिंग के लिए ही इंडस्ट्री में अडेप्ट हुआ। तो पहले मालूम तो होना चाहिए कि कंटेनर टेक्नोलॉजी जब मार्केट में नहीं थी तो सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे हो रहे थे, सॉफ्टवेयर को चलाने से पहले हम क्या करते थे। तो अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं, एक लिनक्स का मशीन, एक विंडोज का मशीन रेडी करना, उस मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम डालना, उसके ऊपर सिक्योरिटी पैच लगाना, और उसके बाद सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक जो भी उसकी डिपेंडेंसी होती थी उसको वी वर इंस्टॉलिंग, देन उस सिस्टम को एप्लीकेशन टीम को हैंड ओवर करते थे, ये मशीन आपका रेडी हो गया, अब इसमें जो काम करना है करो। बाद में फिर एप्लीकेशन टीम बोलती थी कि भाई सॉफ्टवेयर में चेंज आ गया है, अब तुम क्या करो, वर्जन अपडेट करो। ऑपरेट ओएस के ऊपर जो लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड है सॉफ्टवेयर की, वो लोअर लाइब्रेरीज हैं। हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, अब हमको अंडरलाइन जो इसका फ्रेमवर्क है, जो इसका अंडरलाइन डिपेंडेंसी है उसको अपडेट करके दो। फिर हम करते क्या थे, फिर सिस्टम को अपडेट करना, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना, ये सब काम भी हम लोग करते थे। वो अलग बात है सर, सेम सिस्टम पे करते थे या नया सिस्टम रेडी करते थे आप लोग, वो अभी उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाना, बट हाँ कुछ रिक्वायरमेंट आया कि सिस्टम में जो अपडेट्स है वो अवेलेबल नहीं है, अब उसको अपडेट करके दो। ठीक है। नई रिक्वायरमेंट आ रही है तो नई रिक्वायरमेंट के लिए फिर से मशीन लॉन्च करो, फिर से उसमें रिक्वायरमेंट की जो डिपेंडेंसी डाल के दो। लेकिन सब सर ये तो चलो सॉफ्टवेयर का पार्ट हो गया, पैचिंग डिपेंडेंसी, लेकिन तुम्हारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो प्रोविजन कैसे हो रहा था? तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सर्वर को बनाने के हमारे पास दो ही तरीके थे। पहला पहला तरीका था कि कंपनी या तो क्या करे, फिजिकल सर्वर परचेज करे मार्केट से। दीज आर दी मेथड, क्या बोलते हैं इनको, प्रोविजनिंग मेथड। कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना तो सर एक ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार रेडी हो गया मैं कर दूंगा, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम पहले इंस्टॉल कहाँ हो रहा था, इस बात को जानना है पहले हम लोग को। तो किसी सर्वर को बनाने के हमारे पास दो मेथड थे अभी तक, एक फिजिकल सर्वर, और सेकंड क्या था, सेकंड था वर्चुअलाइजेशन।
फिजिकल सर्वर इंस्टॉलेशंस का मतलब समझते होंगे आप लोग। ऑल दो आजकल फिजिकल सर्वर इंस्टॉलेशन बहुत कम हो गया मार्केट में, अभी भी हो रहे हैं, लेकिन नंबर बहुत कम हो गया। जब वर्चुअलाइजेशन टर्म्स मार्केट में नहीं था पहले, आठ से दस साल पहली बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, तो डेटा सेंटर की जॉब थी पहले एक। डेटा सेंटर में जाना, अपना सर्वर लगाना रैक के अंदर, उस सर्वर को रिमोटली एक्सेस करना, फिर उसमें इंस्टॉल लिनक्स डालना, फिर उसमें अपनी वेब सर्विसेज डेटाबेसेस वी वर इंस्टॉलिंग। यानी फिजिकल सर्वर का मतलब सिंपल इतना था कि कोई भी कंपनी क्या करे, डेटा सेंटर में जाए और अपने सॉफ्टवेयर को चलाने से पहले, कोई भी कंपनी अपने सॉफ्टवेयर को रन करने से पहले क्या करे, एक हार्डवेयर परचेज करे। दिस इज द हार्डवेयर जिसको यू कैन कॉल सर्वर, राइट। सो इन दिस सर्वर वी हैविंग लाइक रिसोर्स, मेमोरी है इसमें, सीपीयू लगे हुए हैं, डिस्क लगे हुए हैं इसके अंदर, समथिंग नेटवर्क। इसके ऊपर डायरेक्टली वी वर इंस्टॉलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। डायरेक्टली हमने क्या किया, टॉप ऑफ द फिजिकल हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट को डालते थे। इसी मशीन के अंदर एप्लीकेशन, डेटाबेसेस, वेब सर्वर, ठीक है। सर ये प्रोविजनिंग तो बहुत पुराना हो गया मेरे अकॉर्डिंग तो, इसके तो काफ़ी लिमिटेशन थे ना। हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम डालना, वो तुमको मालूम होगा, फिर मेरा वो टॉपिक नहीं है कि कभी सिस्टम का रैम कम पड़ गया तो फिजिकल डेटा सेंटर में जाना पड़ता था, फिर मेमोरी एक्सटेंड करके आओ। फिर कभी सिस्टम का मेमोरी फ्री पड़ा हुआ है तो मैं किसी और दूसरे एप्लीकेशन को एलोकेट नहीं कर सकता, क्योंकि सिस्टम में जो चलेगा वो यूज़ करेगा बस। वो जो सिस्टम में अवेलेबल नहीं है वो कहाँ से यूज़ करेगा सर। तो ये मेमोरी हम कहीं और स्प्लिट नहीं कर सकते, ये मेमोरी कहीं और हम एलोकेट नहीं कर सकते अब। जो भी यूटिलाइजेशन होगा इसी सिस्टम में होगा। अगर फ्री पड़ा हुआ है तो वो आपका हार्डवेयर वेस्ट है, उसको तुम ऐसा नहीं कि आधा टुकड़ा बना के उसका कहीं और एलोकेट कर दो आप लोग। हार्डवेयर को तोड़ के कहीं और आप एलोकेट नहीं कर सकते। तो फिजिकल सिस्टम की जो भी प्रॉब्लम थी वो आप सबको मालूम होगा, वो मेरा टॉपिक नहीं है, बट एक तरीका था। जब वर्चुअलाइजेशन टर्मिनोलॉजी मार्केट में नहीं थी, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी मार्केट में जब एग्जिस्ट नहीं करता था, तो हार्डवेयर के ऊपर ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे थे, ऐसा था। आईटी की डिमांड बढ़ी, सर्वर्स की डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो गई सर। सर्वर्स की डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो कंपनी में हो गई। तो हमने क्या किया फिर, एक टेक्नोलॉजी हम लेके आए जिसका नाम है क्या, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। मैं किस वर्चुअलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपसे कौन सा वर्चुअलाइजेशन, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। इसी को बोलते हैं वीएम वेस्ट वर्चुअलाइजेशन। कंटेनर कब आया बात की बात है अभी तो, पहले इसका बैकग्राउंड दे रहा हूँ मैं जीरो से एकदम। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी आने के बाद क्या हो गया, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। जो एक ही बॉक्स में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर पा रहे थे बस, दूसरा टीम आया, फिर नया हार्डवेयर लेके आओ, फिर उसके लिए नया हार्डवेयर एलोकेट करो। आज ऐसा नहीं है, आज क्या हो गया, वी जस्ट परचेस वन टाइम हार्डवेयर, एक बड़े कॉन्फ़िगरेशन का हमने सिस्टम परचेस किया, जिसको बोलते हैं जिसको बोलते हैं हार्डवेयर। ये केस वन है, ये केस टू है। अभी तक क्या हो रहा है, टॉप ऑफ द हार्डवेयर वी आर इंस्टॉलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और टॉप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन और डेटाबेसेस हम लोग चलाते आ रहे हैं डायरेक्टली ओएस के ऊपर। फिर टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, हार्डवेयर तो आज ही पिक्चर में रहेगा, बट टॉप ऑफ द हार्डवेयर हमने हमने क्या नहीं किया, डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल नहीं किया। देर इज सॉफ्टवेयर जिसका नाम है हाइपरवाइजर, सब जानते होंगे आप लोग।
हाइपरवाइजर एक ऐसा सॉल्यूशन आया मार्केट में, एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ जिसके थ्रू हम एक ही हार्डवेयर के अंदर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स, मल्टीपल गेस्ट ओएस एक साथ रन करना स्टार्ट कर दिया। ऑन अ सिंगल हार्डवेयर वी आर एबल टू रन मल्टीपल गेस्ट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन एज अ वर्चुअल मशीन। ओके। तो होपफुली सबको मालूम होगा कि एक हाइपरवाइजर नाम का टर्म्स आया, जिसके थ्रू क्या हो गया, एक साथ जो आज से पहले एक ही हार्डवेयर के अंदर एक ही ओएस रन हो रहा था, आज एक ही हार्डवेयर के अंदर मल्टीपल गेस्ट ओएस क्या हो गए, रन होना स्टार्ट हो गए। ये मशीन लिनक्स का है, ये मशीन भी मे बी विंडोज़ का है, ये मे बी लिनक्स का है। अब मैटर नहीं करता, अलग अलग लिनक्स चलाओ, अलग अलग विंडो चलाओ, इट्स अप टू यू। ये टीम 1 को दे दो, ये एप्लीकेशन टीम 2 को दे दो, ये एप्लीकेशन टीम 3 को दे दो। तो मल्टीपल टीम्स के लिए मल्टीपल वीएम्स हम देना स्टार्ट कर देते हैं। हार्डवेयर का डायरेक्टली एक्सेस किसी के पास अवेलेबल नहीं है। ओके। इसके पीछे एक टीम काम करता है, वर्चुअलाइजेशन टीम, सबको मालूम होगा। वर्चुअलाइजेशन एक प्रोफाइल है जिसमें आप सबने सुना होगा, जैसे VMware। क्या क्या? ये वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी देने वाले कौन कम्युनिटी हैं? सबने नाम सुना होगा। दे आर मल्टीपल कम्युनिटी, जैसे VMware, रेड हैट, माइक्रोसॉफ्ट। सब अपना अपना वर्चुअलाइजेशन इंडस्ट्री में अवेलेबल करके देते हैं। बट पॉपुलर सबसे ज़्यादा किसका है? VMware वर्चुअलाइजेशन, सब जानते होंगे आप लोग। सो VMware का एक प्रोडक्ट आता है ESXi। क्या आता है? VMware कम्युनिटी एक अपना प्रोडक्ट देती है ESXi। ESXi क्या है इनका? ये इनका एक हाइपरवाइजर है, रेड हैट KVM, कर्नल बेस्ड वर्चुअल मशीन। ये भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लोग एक ही हार्डवेयर के अंदर मल्टीपल VMs, मल्टीपल गेस्ट ओएस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब फाइट यहां से आगे स्टार्ट हुई क्या, कि सर जब कंपनी में वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी आ गया, सॉफ्टवेयर वर्चुअल मशीन्स के अंदर चलना स्टार्ट हो गए, सॉफ्टवेयर वर्चुअल मशीन के अंदर चलना स्टार्ट हो गए, डायरेक्टली फिजिकल हार्डवेयर को एंगेज करने की नीड हमको नहीं पड़ती आज के टाइम पर। तो फिर ऐसा क्या मूवमेंट हुआ IT में कि हमको फिर एक नई टेक्नोलॉजी अडेप्ट करना पड़ा? क्योंकि इसके बाद क्या आया अब, इसके बाद जो पढ़ने आए हो, तो फिर जानना जरूरी है कि जो अभी करंट कल्चर चल रहा है IT का, फिजिकल सर्वर पे सॉफ्टवेयर चला लो, या वर्चुअल मशीन के अंदर सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर लो। तो ये दोनों टेक्निक होने के बाद भी वाई कंपनी दे आर मूविंग टू कंटेनर साइट? सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि व्हाट आर करंट डिफिकल्टी। पहले करंट कल्चर में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं हम लोग को आज भी, राइट? सो दैट इज वाई वी डिसाइडेड कि नहीं यार, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करते हैं टेक्नोलॉजी को लेके, सॉफ्टवेयर की लाइफ को थोड़ा चेंज करते हैं, और एक नया टर्म्स लेके आते हैं, कंटेनर। तो पहले करंट प्रॉब्लम को जानना जरूरी है। सर मैं मान सकता हूं कि फिजिकल सर्वर से प्रॉब्लम थी, मैं तो मान सकता हूं इस बात को कि एक सॉफ्टवेयर एक फिजिकल सर्वर, अब दूसरा टीम आया तो उसके लिए एक फिजिकल सर्वर और देना, तो ये तो मेरे अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की वेस्टेज थी। हार्डवेयर को बार बार लगा के आना, नए हार्डवेयर परचेज करना, वो तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वर्चुअलाइजेशन आ गया तो फिर प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं। अभी भी IT कंपनी के साथ में ऐसा बोल रहे हैं आज भी हम लोग कि बिफोर कंटेनर टेक्नोलॉजी, ऐसा बोल रहे हैं क्या, कि बिफोर कंटेनर टेक्नोलॉजी प्रोविजनिंग डिले है। क्या बोल रहे हैं हम लोग? प्रोविजनिंग बहुत ज़्यादा डिले है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, चेंजेस में टाइम लगता है, माइग्रेशन डिले है,
सॉफ्टवेयर को एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में ले जाना बहुत टिपिकल है हमारे लिए। ऐसा अभी भी आईटी कंपनी दे आर कंसिडरिंग। ये कुछ रीजंस हैं जो आज भी हमने एड्रेस किए हैं। सॉफ्टवेयर टीम कॉन्टिन्यूस दे गिव द एक्सक्यूज कि सॉफ्टवेयर डिलीवर फास्ट नहीं हो पा रहा है, लैक ऑफ प्रोविजनिंग, तुम्हारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग बहुत ज़्यादा डिले है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सॉफ्टवेयर को जल्दी जल्दी डेवलप करना, नए वर्जन अनाउंस करना, ये बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि लैक ऑफ प्रोविजनिंग, जो करंट कल्चर है ना, वो स्मार्ट नहीं है। प्रोडक्टिविटी निकल के नहीं आ रही है। क्लाइंट के साथ में जो एग्रीमेंट होता है कि 1 मंथ में हम आपका सॉफ्टवेयर डिलीवर कर देंगे आईटी में, वो टाइमली नहीं हो पा रहा है। रीजन लैक ऑफ प्रोविजनिंग। कॉस्टिंग ज़्यादा निकल के आ रही है प्रोजेक्ट की। उसका रीजन क्या है सर? सबसे पहले समझते हैं कि प्रोविजनिंग डिले आप क्यों बोल रहे हो। करंट कल्चर में वर्चुअल मशीन देना, इसको प्रोविजनिंग डिले आपने क्यों बोला? देखो, कंपनी में क्या होता है दोस्तों, प्रोविजनिंग डिले आज है। क्यों डिले है पता है? कंपनी में ऐसे नहीं होता कि एप्लीकेशन टीम ने तुम्हें फोन कर दिया कि हमें एक जावा की मशीन चाहिए, हमारा एक सॉफ्टवेयर है, वी वांट टू डेवलप या वी वांट टू रन। अब उस जावा रन करना क्यों चाहता है डेवलपर, वो मेरा टॉपिक नहीं है। देर इज सम सॉफ्टवेयर इन दी कंपनी, हमें मशीन बना के देना है, दैट्स इट। तो कंपनी में ऐसे नहीं होता कि आपको फोन आ गया, आपने मशीन लॉन्च करके दे दिया, नहीं। सबसे पहले कंपनी में क्या होता है, पहले एसआर क्रिएट होता है। एसआर क्रिएट होता है, सर्विस रिक्वेस्ट। सर्विस रिक्वेस्ट में क्या होता है, जो मैनेजमेंट सीनियर होल्डर होते हैं कंपनी के, दे गिव दी अप्रूवल कि कोई एक्टिविटी परफॉर्म होना है, एक सर्विस रिक्वेस्ट आया है, उसको अप्रूवल मिलता है। फिर अप्रूवल मिलने के बाद फिर एक ब्रिज टाइम डिसाइड होता है। या ब्रिज का मतलब कुछ भी नहीं है, एक्टिविटी का टाइम। इस टाइम पे एक्टिविटी परफॉर्म होगी। उस एक्टिविटी में क्या होगा, इंफ्रा टीम, उस एक्टिविटी में इंफ्रा टीम, ओएस टीम, नेटवर्क टीम, स्टोरेज टीम, सभी को इन्वॉल्व करना पड़ता है। क्योंकि मशीन चाहिए तो लिनक्स की टीम से बात करो, मशीन वीएमवेयर के ऊपर चल रहा है सर तो इंफ्रास्ट्रक्चर टीम से बात करो। फिर कौन कौन से पोर्ट आपको ऐड करवाना है फायरवॉल में, कौन कौन सा राउट ऐड करवाना है, वाइट लिस्ट करवाना है, तो फिर नेटवर्क टीम के पास जाओ कि भाई ये पोर्ट नंबर है एप्लीकेशन के जिनको बाहर से ओपन करेंगे हम लोग, इन पोर्ट नंबर को वेरीफाई करेंगे। तो फिर नेटवर्क टीम को फायरवॉल में पोर्ट वाइट लिस्ट करने पड़ते हैं। फिर स्टोरेज कितना चाहिए आपको बताओ, कितना सिस्टम पे डिस्क चाहिए, फिर सेंड टीम से बोलना पड़ता है, वो हमको डिस्क एलोकेट करता है। चलो ये एक बार कर दिया, मान लिया। अब प्रॉब्लम क्या आई है, डेवलपर कल दोबारा फिर आ गया मेरे पास। डेवलपर एक बार करा, एक कल काम हो गया, अब नेक्स्ट डे मेरे पास फिर आ गया। सर फिर क्यों आ गया वो? अब वो फिर आया क्यों, उसका रीजन क्या है सर? उसका रीजन ये है कि उसका जो सॉफ्टवेयर था ना, उसको चलाने के लिए पहले एक्स वर्जन चाहिए था। उसको चलाने के लिए सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी पहले एक्स थी। अब उसकी डिपेंडेंसी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है। करंट वर्जन जो डाल के दिया है सॉफ्टवेयर के लिए वो कंपेटेबल नहीं है। अब उसने बोला कि मुझे वाई वर्जन चाहिए। तो सर आप उसी मशीन को करो ना अपडेट फिर। आप उसी मशीन को करो अपडेट। ऐसा भी तो बोल सकते हो मेरे से आप कि सर आप नया मशीन उसको दे क्यों रहे हो, जब एक बार कल उसको मशीन आपने दे दिया, तो दोबारा उसको मशीन क्यों दे रहे हो आप? उसको वर्जन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट एक्स थी पहले, अब वाई चाहिए, तो सेम सिस्टम कर दो अपडेट। ये तो मैं कर सकता हूं कब, जब सपोज सेम प्लेटफॉर्म का वर्जन चाहता है वो। लेट्स सी, कल जावा की बात हो रही थी, आज बात कर रहा है पाइथन की। कल बात जावा की हो रही थी, आज बात पाइथन की हो रही है। तो उस सिस्टम में जावा इंस्टॉल्ड है, तो क्या उस सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल नहीं कर सकते? कर तो सकते हो, बट होता क्या है, दो प्लेटफॉर्म एक सिस्टम में एक साथ रन करने में आगे हमको प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर मैं उसको नया मशीन डिलीवर नहीं करूंगा,
चलो मैंने मान लिया आपकी बात, ठीक है सर, नहीं ऐसा नहीं है। आप एक सेकंड, बहुत बेसिक से दोबारा लौट के आ रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर सुनो एक बार ठीक से। ये डेवलपर बनने बोला मेरे से कि आज मुझे सॉफ्टवेयर डेवलप करना था, उसकी रिक्वायरमेंट जावा थी। या उसी डेवलपर ने, या दूसरे डेवलपर ने मेरे से बोला कि मुझे मुझे पाइथन चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं होता है, लेट्स सी। कुछ कुछ डेवलपर प्रोफाइल के बंदे हैं, उनसे हम अभी इनपुट लेंगे। देन यू विल बी कंफर्मेशन कि हाँ ऐसा कंपनी में कल्चर चल रहा है। जिनको एक्सपीरियंस नहीं है उनकी बात से उनको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अभी कंटेनर क्यों आया बात की बात है, पहले थोड़ा आईटी की बात को समझ रहे हैं हम लोग बेसिक से। तो दो डेवलपर ने बोला कि मुझे जावा चाहिए, मुझे पाइथन चाहिए। तो फिर मेरे लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, जो मैंने प्रोसीजर एक बार फॉलो किया डेवलपर वन के लिए, सेम प्रोसीजर मुझे डेवलपर टू के लिए फॉलो करना पड़ेगा। यह एक ही डेवलपर था ये, जिसकी दो रिक्वायरमेंट थी, जावा और पाइथन। तो सर आप गलती तो आपकी है ना, आप इसको दो मशीन दे क्यों रहे हो? क्या एक ही मशीन के अंदर दो चीजें रन नहीं कर सकते एक साथ? लिनक्स मल्टी यूजर है, मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग है। तो क्या एक ही मशीन के अंदर दोनों रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकते हम लोग? आप इसको दो मशीन रेडी करके क्यों दे रहे हो? गलती आपकी है, गलती मेरी नहीं है। होता क्या है, सॉफ्टवेयर जब मशीन में चलता है, तो मे बी कोई डेवलपर बताएगा इस बात को, तो फ्रेमवर्क आपस में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। ये फ्रेमवर्क तो बहुत टेक्निकल वर्ड बोल दिया मैंने। बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर इसकी यूज करूं आपके लिए, तो ऐसा मान लो कि व्हेन वी आर रनिंग मल्टीपल सॉफ्टवेयर एक्स और वाई, तो दिस सॉफ्टवेयर रिलाय, ये सॉफ्टवेयर किसी लाइब्रेरी पे डिपेंड करते हैं। सॉफ्टवेयर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जब चलता है, तो लाइब्रेरी फंक्शंस को कॉल करता है। और ये लाइब्रेरी फंक्शंस हमारे सिस्टम में कॉमन होते हैं सबके लिए, कि एक ही फोल्डर में पाइथन की लाइब्रेरी, जावा की लाइब्रेरी, डॉट नेट की लाइब्रेरी, सबकी लाइब्रेरी एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। और सम टाइम दो सॉफ्टवेयर एक ही लाइब्रेरी से एंगेज्ड हो जाते हैं। सम टाइम दो सॉफ्टवेयर एक ही लाइब्रेरी से एंगेज्ड हो जाता है। फ्यूचर में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर टीम ने बोला कि ये सॉफ्टवेयर का वर्जन चेंज होना है, इसके रेस्पेक्टिव मुझे पाइथन अपडेट चाहिए। तो जैसे ही मैंने पाइथन को अपडेट किया, उस अपडेट में क्या हुआ, ये लाइब्रेरी का वर्जन चेंज हो गया। जब मैंने इस सॉफ्टवेयर के रेस्पेक्टिव सिस्टम में अपडेट चलाया, तो उस अपडेट में क्या हुआ, ये वाली लाइब्रेरी क्या हो गई, अपडेट हो गई। अब ये अपडेट लाइब्रेरी वाई के साथ में कंपेटेबल नहीं है, लेकिन ये कॉमन लाइब्रेरी थी, इसका वर्जन एक्स को डिफरेंट चाहिए, वाई को डिफरेंट चाहिए। सो अब क्या तरीका है सर, एक सॉफ्टवेयर तो एक बार में डाउन होगा ना, या तो सिस्टम एक्स चलेगा या वाई चलेगा, एक साथ दो नहीं चल सकते आप। और डेवलपर से थोड़ा इनपुट लेंगे तो और आपको मालूम चलेगा, बट इतना मानो अभी मैं क्या बोलना चाहता हूँ, सर देर इज सम कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सॉफ्टवेयर, दैट इज वाई वी आर नॉट एबल टू रन मल्टीपल सॉफ्टवेयर इन अ सिंगल मशीन। सो अल्टरनेटिव देर इज नो ऑप्शन। जैसे डेवलपर वन को एक रिक्वायरमेंट बना के दी थी, उसी टीम का बंदा दूसरा आया, या वही डेवलपर दोबारा आ गया विद दिस डिफरेंट रिक्वायरमेंट, तो अगेन प्रोविजनिंग टीम दे फॉलो सेम प्रैक्टिस। जैसे एक वीएम लॉन्च करके दिया, वैसे ही यू विल बी कॉन्फ़िगर सेकंड मशीन। तो अगेन एट द एंड, इफ वी कंक्लूड इन द इवनिंग, तो सॉफ्टवेयर को बनाने में डेवलपर ने वेट किया, टेस्टिंग उसकी स्लो हो गई। क्यों? क्योंकि अभी उसने रिक्वायरमेंट पहले बताई, उसमें अप्रूवल्स आया, उसके बाद हमने फिर मैनेजमेंट टीम से अप्रूवल लिया, फिर एक्टिविटी परफॉर्म हुई। इस काम को करने में जो टाइम गया, उस बीच में आपका डेवलपर क्या हो रहा है, आगे वर्जन टेस्ट नहीं कर पा रहा है, सॉफ्टवेयर डिलीवरी स्लो हो रही है। जो काम अभी होना था, वो लैक ऑफ प्रोविजनिंग, लैक ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, उसकी वजह से हमने उसको रोक दिया। और वी आर वेटिंग कि आगे आगे का टेस्ट नहीं हो पा रहा आज। क्यों? क्योंकि अभी प्रोविजनिंग रेडी नहीं है। चलो, तो पहले मैंने समझा कि प्रोविजनिंग डिले क्यों है, टेक्नोलॉजी का ड्रॉबैक नहीं है। टेक्नोलॉजी का ड्रॉबैक नहीं है, प्रोसेस को स्किप नहीं कर सकता, प्रोसेस से निकलना पड़ेगा।
प्रोसेस को ट्रिगर करूंगा, टाइम लगेगा। प्रोसेस को ट्रिगर नहीं करूंगा तो प्लेटफॉर्म एक ही बन गया, उसमें काम हो नहीं पा रहा है। एक बार प्लेटफॉर्म बना के दे दिया था, वो तो टेस्ट हो गया। अब नए प्लेटफॉर्म, नए रिक्वायरमेंट के लिए नया प्लेटफॉर्म चाहिए, अदरवाइज दे विल बी कॉन्फ्लिक्ट। ना हो। सर कॉस्टिंग क्या होती है? ऑब्वियसली कॉस्टिंग तो जाएगा प्रोडक्ट का। कॉस्टिंग कई टाइप की कंसीडर होती है। मैन पावर फ्री बैठा हुआ है, वो भी कॉस्टिंग है। प्रोडक्ट डिलीवरी 30 डेज में होना था, वो टाइमली नहीं हो पाया, तो जो एडिशनल चीज़ें लगा के बैठे हैं हम लोग, इंफ्रा, लाइसेंस, ठीक है, उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा हो रही है। और प्लस जितने ज़्यादा सर्वर रेडी करोगे, जितने ज़्यादा सर्वर बनाओगे, उन सर्वर को बनाने में जो कॉस्ट जाएगा, जैसे एक लिनक्स को बनाने में कम से कम एटलीस्ट यू यू नीड टू गिव 1 GB रैम, 1 CPU, 20 GB हार्ड ड्राइव। ये तो वो रिसोर्स है जो हमें एटलीस्ट पर VM देना पड़ेगा। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइसेंस, जैसे एक दिन नहीं, एक कंपनी में 1,000 सर्वर बनाया और एक बनाया 100 सर्वर, 1,000 सर्वर और 100 सर्वर, तो 900 सर्वर जो बना के बैठे हो तुम लोग एक्स्ट्रा, उसके पर ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइसेंस तो आपको लेना पड़ेगा। एंटरप्राइज कंपनी है, बिना लाइसेंस के OS की पैचिंग, OS की अपडेट कैसे करोगे तुम लोग? तो एंटरप्राइज लाइसेंस की कॉस्ट। फिर वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा हो गया, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में डेली फेलियर्स के लिए एक टीम बैठा हुआ है, ऑडिटिंग की टीम बैठी हुई है, डेली कॉन्फ़िगरेशंस अपडेट हो रहे हैं, फिर बैकअप रिकवरी के सॉल्यूशन डिजाइन करने पड़ रहे हैं हमको। तो जितना ज़्यादा इंफ्रा बड़ा हो जाएगा, उसके लिए फिर मेंटेनेंस, मॉनिटरिंग, सभी सॉल्यूशंस पे काम करना पड़ेगा। तो एट द एंड प्रोडक्ट की कॉस्टिंग क्या होगी? ठीक है। कभी कुछ चेंज आया, पहला वर्जन X था, अब वर्जन Y आना है, तो एक एप्लीकेशन को एक वर्जन से दूसरे वर्जन पे ले जाने में टाइम लग रहा है दोबारा से। सर सेम वर्जन को अपडेट नहीं कर सकते, फिर से वी आर क्रिएटिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर नए इंफ्रास्ट्रक्चर में दोबारा से वही सेम कॉन्फ़िगरेशंस की मशीन लॉन्च करना, फिर सेम सॉफ्टवेयर वर्जन डाल के रखना। तो एक छोटे माइनर चेंज के लिए पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से ट्रिगर करना। एक माइनर चेंज हुआ कि जावा जावा का वर्जन पहले 1.7 था, अब मुझे इसका वर्जन चेंज करवाना है, तो अगेन पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर टीम को आपको उस मशीन में, वो सर वो कंपेटेबल नहीं हो पा रहा है, तो मुझे नया वर्जन नए मशीन में लॉन्च करके दो। तो कोई माइनर चेंज आया, उसकी वजह से फिर से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रिगर करना पड़ा। ठीक है। माइग्रेशन क्या होता है? जैसे एक सॉफ्टवेयर जब जब मैंने डेवलप किया, एक सॉफ्टवेयर लेट्स सी यहाँ चल रहा था कंपनी में, ये मेरे कंपनी में दो क्लस्टर हैं, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2। कोई एक सॉफ्टवेयर यहाँ से उठा के मुझे यहाँ ले जाना है, तो दोबारा से सेम एफर्ट, जो उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए मैंने जितना OS लेवल पे काम किया, जितना मैंने उसके रेस्पेक्टिव वर्जन्स को मैं वेरीफाई किया, सेम एफर्ट दूसरे इन्वायरमेंट में देना पड़ेगा। एक सॉफ्टवेयर को एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट चलाना, जैसे मैंने एक फाइल बनाया, सॉफ्ट मैं डेवलपर हूँ, या मैंने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया, आपको सिस्टम में चलाना है अपने में, तो पहले मेरे से पूछोगे आप कि भाई वो बताओ तुमने अपने सिस्टम में OS का वर्जन क्या लिया था, इस सॉफ्टवेयर को चलाने से पहले आपने क्या क्या चेंजेस किए थे, कौन कौन सी कमांड चलाई थी। तो वो पूरा कॉन्फ़िगरेशन मैं पहले आपको भेजूंगा, फिर आप वो कॉन्फ़िगरेशन पहले करोगे सिस्टम के अंदर, देन यू विल बी पुट द सॉफ्टवेयर। यानी एक सॉफ्टवेयर को एक इन्वायरमेंट चलाने के लिए पूरा एफर्ट हमको देना पड़ रहा है, जो पहली बार हमने वहां दिया था, सेम एफर्ट हमको यहाँ देना पड़ रहा है। तो टीम चाहता क्या है? कंपनी बोलता है यार ये सबका कुछ सॉल्यूशन लेके आओ। मेरा डेवलपर सेम मशीन के अंदर मल्टीपल टाइप के सॉफ्टवेयर रन करना चाहता है, मल्टीपल टाइप सॉफ्टवेयर
एबल टू रन। इन्फा टीम कहता है कि मैं बार बार, डजंट रिपीट, कैन नॉट रिपीट। मैं बार बार एक ही काम करके आपको नहीं दे सकता कि फिर से एक मशीन दिया, फिर से एक मशीन दो, फिर वर्जन चेंज करो, फिर पुराना पुराना मशीन हटाओ, नया डाल के दो। तो दोबारा से मैं वो पूरा अप्रूवल, वो पूरा एकदम मैनेजमेंट लेवल पे जाना, फिर से मशीन लॉन्च करना, वो सब काम मैं रिपीट नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर को एक इन्वायरमेंट से हटा के इन्वायरमेंट वन से इन्वायरमेंट टू में जब मैं ले जाऊंगा, तो मैं ओएस लेवल पे दोबारा एफर्ट नहीं देना चाहता सर। सॉफ्टवेयर में पोर्टेबिलिटी हो, उठाया और चला दिया, दैट्स इट। उससे पहले की कहानी बार बार परफॉर्म नहीं कर सकता मैं। राइट। तो ये सब सॉल्यूशंस कैसे निकल के आएंगे सर? सर मेरे अकॉर्डिंग प्रोविजनिंग डिले तो तब होगा, कम हो जाएगा कब, जब मशीन प्रोविजन बार बार ना हो। जितनी बार मशीन बनेगा फिर आपको प्रोविजनिंग डिले तो होगा। मशीन प्रोविजनिंग बार बार ना हो, इसका रीजन क्या है, इसका क्या आंसर है सर? एक ही सॉफ्टवेयर, सॉरी एक ही मशीन के अंदर अगर हम मल्टीपल सॉफ्टवेयर टेस्ट कर पाए, मल्टीपल सॉफ्टवेयर चला पाए बिना कॉन्फ्लिक्ट के, उनके वर्जन चेंज कर पाए बिना कॉन्फ्लिक्ट के, तो बार बार हमको मशीन देने की नीड डेवलपर को नहीं पड़ेगी। प्रोविजनिंग टीम को, हमें प्लेटफॉर्म इंजीनियर के लिए जो प्लेटफॉर्म रन करना चाहता है अपना सॉफ्टवेयर, हमको बार बार मशीन लॉन्च करके उसको नहीं देना पड़ेगा। तो कॉस्टिंग अपने आप कम हो जाएगा। कॉस्टिंग ऑटोमेटिक कम हो जाएगा सर, जब मशीन लॉन्च ज़्यादा होना बंद हो जाएगा कंपनी के अंदर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्टिंग अपने आप कम हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो सर्वर सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए नाउ एक टर्म्स अनाउंस हुआ, दैट इज कॉल्ड कंटेनर बेस्ड डिप्लॉयमेंट। कंटेनर बेस्ड प्रोविजनिंग। अच्छा, मेरी लैंग्वेज आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जो मेरा टीचिंग का जो वे अभी आ रहा है समझ में आपको धीमे धीमे, आर यू कंफर्ट ना कि ऐसा तो नहीं मैं बहुत स्लो या फास्ट हो रहा है, आप चीज़ों को पेज पे समझ नहीं पा रहे हो? एटलीस्ट थोड़ा सा मुझे कंफर्म करो आप लोग कि मैं बोलते जा रहा हूँ कंटिन्यूस, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, थैंक यू। चलो, तो लेट्स कंटिन्यू। तो एक टर्म्स आया इंडस्ट्री में क्या, कि जो आईटी कंपनी जिनके पास दे हैविंग लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर, रैपिडली सॉफ्टवेयर का वर्जन चेंज हो रहा है, डेली डेली रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं, इन्वायरमेंट स्टैटिक नहीं है उनके पास, तो वो क्या करें, वो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर टीम को बार बार पैनिक ना करें, बार बार ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे वो चीजें क्या ना करें, डेस्ट्रॉय क्रिएट ना करें। तो एक टर्म्स अनाउंस हुआ क्या, दैट्स कॉल्ड कंटेनर, कंटेनर बेस्ड प्रोविजनिंग। तो हमने कहाँ से ट्रेनिंग स्टार्ट किया था? सबसे पहले हमने समझा आईटी कल्चर में प्रोविजनिंग का मतलब क्या होता है। प्रोविजनिंग के हमारे पास अभी तक दो मेथड थे, हार्डवेयर फिजिकल सर्वर या वर्चुअल मशीन। बट दोनों ही प्रोविजनिंग के साथ में वी आर नॉट ओके। कब? जब रिक्वायरमेंट बदल रही है, जब रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा आ रही है, तो दोनों ही प्रोविजनिंग दे आर नॉट फिट फॉर आईटी कल्चर। सो नाउ, क्या कहता कंटेनर कि दोस्त आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? आपकी सबसे बड़ी समस्या ये है अभी तक, एक मशीन, एक सॉफ्टवेयर, एक ओएस, दूसरी मशीन,
दूसरा सॉफ्टवेयर, नया ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपकी समस्या है। सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंगली वीएम का नंबर आप इंक्रीज डे बाई डे करते जा रहे हो। क्लाइंट चाहता है कि कुछ ऐसा कर दो यार कि कल को मुझे दो सॉफ्टवेयर एक ही सिस्टम में चलाना है अगर, तो दे शुड बी रन विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से आ रहा है? लाइब्रेरी डिपेंडेंसी, फ्रेमवर्क। अगर लाइब्रेरी डिपेंडेंसी ये अलग हो जाए सर, तो फिर सॉफ्टवेयर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आना बंद हो जाएगा ना। यस। तो हमने उसी पे काम किया कि यार एक काम करते हैं, कुछ ऐसा मार्केट में कंसेप्ट लेके आते हैं कि जितने इंडस्ट्री के वेब सर्वर्स हैं, जितने डेटाबेसेस हैं, जितनी एप्लीकेशंस हैं, मार्केट की लैंग्वेजेस हैं, उनको चलाने के लिए जो उनकी रिक्वायरमेंट है ना, उसको अलग कर देते हैं हम लोग। हर सॉफ्टवेयर अपने साथ में अपनी डिपेंडेंसी कैरी करेगा, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरी को शेयर नहीं करेगा। अभी तक क्या हो रहा है? जैसे लिनक्स सिस्टम में आपने काम किया होगा, तो लिनक्स में एक फोल्डर होता है लिव64। लिनक्स सिस्टम में आपने काम किया होगा तो एक फोल्डर होता है लिव64। लिव64 लिव लाइब्रेरी फोल्डर बोलते हैं इसको, लाइब्रेरी। जितने भी सॉफ्टवेयर सिस्टम में चलाते हो आप लोग लिनक्स के अंदर, सभी की लाइब्रेरी कॉमन फोल्डर में आके एक्सट्रैक्ट होते हैं। जिससे क्या होता है, बीच में कॉमन लाइब्रेरी शेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप कोई वर्जन चेंज आया तो एक सॉफ्टवेयर डाउन हो जाता है। आज क्या होगा? आज मेरा सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी फंक्शंस को ऑपरेटिंग सिस्टम से रीड नहीं करेगा। अब क्या होगा? अभी जस्ट इमेजिन करना, बस प्रैक्टिकल तो आएगा दिखाऊंगा। अभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम तो मुझे एक बार डालना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम तो आज भी हमको चाहिए। ऐसा मत बोलना कि कंटेनर टेक्नोलॉजी आ गया, अब ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट से खत्म हो जाएगा। नहीं, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेनर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, उनकी डिपेंडेंसी को नाउ हमने क्या कर दिया, सॉफ्टवेयर ए, सॉफ्टवेयर बी, सॉफ्टवेयर सी, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में तीनों को प्लेस कर दिया, और तीनों के पास अपना अपना अलग अलग डिपेंडेंसी, अलग अलग कॉन्फ़िग फाइल हमने उसको अवेलेबल करके दे दिया। कैसे देंगे अवेलेबल करके सर? देखेंगे। एक ही मशीन में दो जावा एक साथ चला पाओगे आप? यस। वाई नॉट? इसके थ्रू, कंटेनर के थ्रू। एक ही मशीन के अंदर दो पाइथन का वर्जन एक साथ रन सर चल जाएगा आज के टाइम पर? हाँ। क्यों? क्योंकि दोनों वर्जन को मैं क्या करूंगा, आइसोलेट कर दूंगा। किसके थ्रू? कंटेनर के थ्रू। ये जावा 1.7 का है, ये जावा 1.8 का है, ये पाइथन का है। देर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। क्यों? ऑल दे हैविंग सेपरेट लाइब्रेरी। दे आर, ऑपरेटिंग सिस्टम तो उनके पास एक ही है। आपको रैम चाहिए तो यहां से मिलेगा, सीपीयू यहां से मिलेगा, नेटवर्क यहां से मिलेगा, सब कुछ यहां से मिलेगा। बट जो आपका यूनिक है, जिसकी वजह से यू आर गेटिंग कॉन्फ्लिक्ट, वो तुम्हारे लिए वी हैव प्रोवाइडेड सेपरेटली। ओके। तो व्हाट से कंटेनर, क्या कहता है कंटेनर टेक्नोलॉजी? इसकी कई डेफिनेशन है। मैं कुछ डेफिनेशन आपको लिख के दिखा रहा हूं। यूजिंग कंटेनर वी कैन रन मल्टीपल सॉफ्टवेयर इनसाइड द सेम ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजिंग कंटेनर टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे क्या हो गया, मल्टीपल सॉफ्टवेयर एक ही ओएस के अंदर चलना क्या हो गई? सर चल तो पहले भी रहे थे ना, चल तो रहे थे पहले, लेकिन क्या था इनके बीच में? आज क्या हो गया? विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। क्या गया? विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। सो यूजिंग कंटेनर या कंटेनर, इट प्रोवाइड डिपेंडेंसी आइसोलेशन, इट प्रोवाइड आइसोलेट एनवायरमेंट बिटवीन दी सॉफ्टवेयर। मतलब दो सॉफ्टवेयर के बीच में
ऐसा लगता है सॉफ्टवेयर वन को कि मैं अकेला हूं, इस सिस्टम के अंदर कोई और नहीं चल रहा है। सॉफ्टवेयर टू को लगता है कि मैं अकेला हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं चल रहा है, क्योंकि बोथ आर आइसोलेटेड। आइसोलेट इन्वायरमेंट हमने बना के दे दिया कि तुम्हारा इन्वायरमेंट, तुम्हारा सब एप्लीकेशन डिपेंडेंसी, ये तुम्हारा डिपेंडेंसी है। दोनों को ये रियलाइज हो रहा है कि मैं और मेरा ओएस अलग है, बस इस सिस्टम में इसके अलावा कुछ भी नहीं चल रहा है। जबकि उस सिस्टम में दे आर मल्टीपल सॉफ्टवेयर रनिंग, बट कोई किसी की डिपेंडेंसी को शेयर नहीं कर पा रहा है। ओके, सो कंटेनर टेक्नोलॉजी, इट अवॉइड द सॉफ्टवेयर कॉन्फ्लिक्ट। सो व्हाट द कंक्लूजन? सो नाउ डेज सॉफ्टवेयर प्रोविजनिंग की लाइफ बहुत इजी हो गई। क्यों सर? क्योंकि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर टीम हमको एक बार क्या करेगी, जैसे मैं सॉफ्ट एप्लीकेशन टीम का पार्ट हूं, ये कोई टीम वन है, ये किसी प्रोजेक्ट के रेस्पेक्टिव काम करते हैं और इनकी रिक्वायरमेंट रैपिडली चेंज होती रहती है, या जो भी है रिक्वायरमेंट बदलती रहती है इसकी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर टीम क्या करेगी, मेरे लिए एक बार एक सर्वर बना के दे देगी। एक बार वो टीम क्या करेगी, मेरे लिए एक सर्वर लॉन्च करके दे देगी। अब टीम वन के साथ में वी आर वर्किंग क्लोजली, वी आर फ्रॉम डेवऑप साइड, वी आर कंटेनर एडमिनिस्ट्रेटर। तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस एप्लीकेशन टीम के लिए कंट्रीनाइज प्लेटफॉर्म बना के देना, जिससे बार बार इंफ्रास्ट्रक्चर टीम को रीच ना करना पड़े। तो ये टीम क्या कर रही जल्दी जल्दी से, अब इस मशीन के अंदर यूजिंग द कंटेनर टेक्नोलॉजी एक साथ जावा चलाए, एक साथ पाइथन चलाए, एक साथ माई सिक्वल चलाए, एक साथ वेब सर्वर चलाए। कभी जावा को करना है अपडेट, तो जावा कंटेनर को डिस्ट्रॉय करेगा, दोबारा बनाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो लेयर है वो रहेगी अनचेंज। ओएस को बार बार मैं रीडिप्लॉय करके आपको नहीं दूंगा, इन्फा एक बार मेरे से ले लो। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में कंटेनर लेवल पर खेलो बस। कंटेनर को डिस्ट्रॉय करो, क्रिएट करो, वर्जन चेंज करना है, इन्फा को पैनिक मत करो, एक कंटेनर को हटा के दूसरा कंटेनर डिप्लॉय कर दो। सॉफ्टवेयर का वर्जन चेंज करना बहुत फास्ट हो गया आज के टाइम पर। सर ये टीम एक ही टीम का मशीन है क्या? वो आप पे डिपेंड करता है कि सिस्टम का हैंड ओवर कितनी टीम को देना चाहते हो आप लोग। उसमें कैपेबल रिसोर्स तो सर होना चाहिए ना। हाँ डेफिनेटली, इफ दे आर रनिंग मल्टीपल सॉफ्टवेयर एट अ टाइम, सो अकॉर्डिंगली वी शुड हैव द हार्डवेयर ऑन टॉप ऑफ द बीएम। ऐसा नहीं है कि सर्वर जो बना के दिया उसमें रैम 4 GB था और 10 डेवलपर एक साथ आके उसके ऊपर अपने अपने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो गलत हो जाएगा। अंडरलाइन रिसोर्स तो हमारे पास होना चाहिए। कंटेनर टेक्नोलॉजी ये नहीं कहता कभी कि नहीं मेमोरी कम भी है तो काम हो जाएगा। मेमोरी रिसोर्सेज की नीड जितना पहले थी सॉफ्टवेयर को, आज भी उतना उतना ही होगा। कंटेनर टेक्नोलॉजी आने के बाद सीपी मेमोरी कंजप्शन कम नहीं हुआ है, बट जो आप 4 डेवलपर को 4 VM अभी तक दे रहे थे, दे आर 4 डेवलपर एंड यू वर क्रिएटिंग 4 वर्चुअल मशीन, आज आपने 3 वर्चुअल मशीन को हटा के एक ही वर्चुअल मशीन को हैंड ओवर कर दिया। 3 मशीन का बनाने का टाइम, उसकी लाइसेंसिंग, उसकी मेंटेनेंस, डेली की पैचिंग अपडेट्स, वो सब ऑपरेशन आपका ऑप्टिमाइज हो गया। तो क्या बोल रहे हैं आज के टाइम पे हम लोग, प्रोविजनिंग डिले बहुत कम हो गया। सॉफ्टवेयर प्रोविजनिंग, सॉफ्टवेयर चलाने से पहले होने वाली प्रोविजनिंग, आज हमको एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि प्रोविजनिंग डिले है, नहीं। ऑन डिमांड प्रोविजनिंग अवेलेबल है। क्या है? ऑन डिमांड प्रोविजनिंग अवेलेबल है। ऑन डिमांड का मतलब समझते होंगे आप लोग, इंफ्रा रेडी है, मशीन रेडी है, बस कंटेनर को डिस्ट्रॉय करो, दोबारा बनाओ। ओएस लेवल पे बार बार मुझे रीच करने की नीड नहीं है। कॉस्टिंग ऑटोमेटिकली कम हो ही जाएगा।
क्योंकि ऐसा मानते हैं कि जिन कंपनियों के सर्वर्स के नंबर 1000 में थे आज से पहले, आज उन कंपनी के नंबर 100 में आ गए। क्योंकि पहले दे हैविंग लाइक 100 सॉफ्टवेयर, तो 100 वीएम्स देवर क्रिएटिंग। सो हाइपोथेटिकल मानो कि एक मशीन में सर, इफ दे आर रन 10 सॉफ्टवेयर, ऐसा नहीं कि बस 10 सॉफ्टवेयर ही चला सकते हैं हम लोग, या 10 ज़्यादा हो गए सर, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ अभी तो कि कितने नंबर ही चला सकते हैं, नंबर की बारे आगे बात करूंगा। बट जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक कंपनी के पास दे हैविंग 100 सॉफ्टवेयर, 100 मशीन्स देवर क्रिएटिंग। आज एक मशीन के अंदर दे आर एबल टू रन 10 सॉफ्टवेयर यूजिंग कंटेनर टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने कम से कम 90 वर्चुअल मशीन को बनाने की जो कॉस्ट है ना, वो कम कर ली। कॉस्ट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है। माइग्रेशन सॉफ्टवेयर का बहुत इजी हो गया। क्यों पता है? क्योंकि आज हमको एक सॉफ्टवेयर को दूसरे इन्वायरमेंट में जब भी ले जाना होता है ना, तो हम करते क्या है, पूरा पूरा वर्चुअल मशीन ट्रांसफर नहीं करते। जैसे इन्वायरमेंट 1 का वीएम इन्वायरमेंट 2 में चलाना है, तो पूरा पूरा मशीन ट्रांसफर नहीं करते। दोबारा से सेम ऑपरेटिंग सिस्टम होना, सेम वर्जन को फॉलो करना मैटर नहीं करता है। आज हम करते क्या है, बस कंटेनर की इमेज को ही उठा के इस मशीन से इस मशीन में कर देते हैं शेयर। और कंटेनर टेक्नोलॉजी इतना स्मार्ट है कि ये जहाँ सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा था वो मशीन लिनक्स लिनक्स में रेडेट का था, यहाँ मशीन उबंटू का है, ये भी मैटर नहीं करता। कंटेनर टेक्नोलॉजी इज पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है एक मशीन का अंडरलाइन ओएस कौन सा था, जहाँ चलाना है उसके वर्जन डिफरेंट हैं, तब भी कंटेनर यू कैन डिप्लॉय। और सॉफ्टवेयर की लाइब्रेरी उस कंटेनर में ही पैक्ड है। इस मशीन में आके अलग से मुझे क्या नहीं करना, सेपरेट इंस्टॉलेशन पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो कंटेनर्स की इमेज, इट्स वेरी लाइट वेट। उस इमेज को वी कैन ट्रांसफर एवरीवेयर। और जिसको वो चलाना है उसके पास सॉफ्टवेयर की नॉलेज ही नहीं है सर, उसके पास इंस्टॉलेशन की नॉलेज ही नहीं है आज के टाइम पर। तो वो इमेज कहीं भी जाके प्ले कर दो वापस। यही रीजन है कि आज इंस्टॉलेशन टीम के काम कम हो गए। क्योंकि इमेज एक बार रेडी करके मैंने आपको दे दिया, इमेज में सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक सब कुछ पैक्ड है। अब उस इमेज को एवरीवेयर ले जाके डिप्लॉय कर दो। उस नेक्स्ट टीम को, अगली टीम को सॉफ्टवेयर चलाने से पहले ओएस लेवल पे जो एफर्ट था ना, वो देने की नीड नहीं है आज के टाइम पर। सॉफ्टवेयर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, डिपेंडेंसी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है इमेज के अंदर। बस उस इमेज को यू जस्ट डिप्लॉय, चलाओ, बस दैट्स इट। अब एक क्वेश्चंस चैट पे इसका आंसर आप देना, यस नो में ओनली। सर कंटेनर की रिक्वायरमेंट क्या है फिर? जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट तो हार्डवेयर है। हार्डवेयर दो टाइप के होते हैं, या तो फिजिकल या वर्चुअलाइज। ऑपरेटिंग सिस्टम या तो चलता है वीएम के अंदर, या चलता है फिजिकल सर्वर के अंदर। तो कंटेनर की रिक्वायरमेंट क्या है लेकिन? तो कुछ लोग क्या समझते हैं कि कंटेनर टेक्नोलॉजी ओनली ओनली वर्चुअल मशीन के अंदर चलेगा। बिना वर्चुअल मशीन के कंटेनर टेक्नोलॉजी वी कैन नॉट इमेजिन। कैसा मानते हो आप लोग? कंटेनर टेक्नोलॉजी चलाना है मुझे, तो सबसे पहले क्या मेरे पास वर्चुअल मशीन होना जरूरी है? देखो अभी भी आपका आंसर में गैप है, कुछ लोग यस बोल रहे हैं, कुछ लोग नो बोल रहे हैं, दैट मीन्स अभी क्लैरिटी आपको नहीं है। तो लेट मी एक्सप्लेन अगेन, मैं क्या बोलना था। कंटेनर टेक्नोलॉजी कहता है कि आई एम डिपेंडेंट ऑन ओएस, मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम से मतलब है। कंटेनर को चलाना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो एटलीस्ट एक बार तो होना चाहिए। ठीक है। लेकिन वो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइज्ड है, फिजिकल है, क्लाउड बेस्ड है, मैटर नहीं करता। जैसे मेरी कंपनी में सर एक फिजिकल सर्वर के ऊपर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, ये हार्डवेयर है, इसके अंदर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, और नाउ वी आर डिप्लॉइंग कंटेनर। तो क्या प्रॉब्लम है? ऐसा थोड़ी है कि नहीं फिजिकल सर्वर में कंटेनर डिप्लॉय नहीं कर सकते। अगर किसी कंपनी की एप्लीकेशन किसी वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट में चल ही नहीं सकता, वो वीएमवेयर को प्रीफर नहीं करते, वो केवीएम को प्रीफर नहीं कर रहे,
वो सीधा सीधा हार्डवेयर के ऊपर अपनी एप्लीकेशन चलाते थे। अब ऐसा मत बोलना कि कंटेनर तो वर्चुअलाइजेशन है। वो एप्लीकेशन तो वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट करता ही नहीं, आप बोल रहे हो। नहीं, थोड़ा वेट करो। कंटेनर किसी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को डिक्रीज नहीं कर सकता। ऐसा मत सोचना कि जो एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चलती थी सर डायरेक्टली, अब वो कंटेनर्स के अंदर चलेगी तो कुछ तो परफॉर्मेंस में लेटेंसी आएगी। नहीं, कंटेनर कहता है यस आई गिव द आइसोलेशन बट आई रन क्लोजली कर्नल, सो देर इज नो लेटेंसी इन द मेमोरी पेज सर्विंग, सीपीयू प्रोसेसिंग, नेटवर्क डिस्क। कंटेनर से आने वाला प्रोसेसिंग, आने वाला मेमोरी रिक्वायरमेंट, मेमोरी की नीड, पेजेस की, कोई भी लेटेंसी नहीं आता है। सॉफ्टवेयर आइसोलेट है, बस इतना मान लो। कर्नल के लिए वो आज भी एक प्रोसेस है। कंटेनर कर्नल के लिए आज भी क्या एक प्रोसेस है। तो हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सीधा सीधा आई स्टार्टेड डिप्लॉय कंटेनर। तो क्या गलत है क्या? ऐसा हो सकता है। कुछ इन्वायरमेंट आज भी मार्केट में हैं, जिनका आंसर दूंगा मैं कौन से इन्वायरमेंट है सर, जहां कंटेनर डायरेक्टली वी आर रनिंग टॉप ऑफ द फिजिकल हार्डवेयर, बट ऑपरेटिंग सिस्टम स्टिल विल एग्जिस्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम आज भी एग्जिस्ट करेगा। इसमें वर्चुअलाइजेशन कहाँ पिक्चर में आया फिर? तो जो लोग ये सोचते हैं कि जब तक हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन यानी कि वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगर नहीं करूंगा कंटेनर टेक्नोलॉजी काम ही नहीं करेगी, नहीं, गलत आंसर है ये। दिस इज सेकंड प्रैक्टिस। क्या सर, कितनी कंपनी है मार्केट में जिनके पास अपने खुद के सर्वर्स हैं? आजकल तो क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया है। हम कंपनी से, हमारे पास फिजिकल सर्वर होते कहाँ हैं? हम तो सर्वर रेंटेड लेते हैं पहले। तो जो हम कहीं से सर्वर रेंटेड लेते हैं, वो क्या हमको फिजिकल सर्वर देता है? नहीं ना, वो तो हमको एक वर्चुअल मशीन देता है। जरूरी नहीं कि सर्वर रेंटेड, जैसे नेटवर्क क्लाउड ने अपना क्या किया, नेटवर्क क्लाउड ने अपना डेटा सेंटर खोला, और डेटा सेंटर के अंदर क्या किया, एक हार्डवेयर लगाया, और हार्डवेयर के अंदर पहले हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया। हाइपरवाइजर इंस्टॉल करने का रीजन ये था कि नेटवर्क क्लाउड के पास मल्टीपल टीम की रिक्वायरमेंट आती थी। कोई लिनक्स की मशीन मांगता था, कोई विंडोज की मशीन मांग रहा था। तो फिर हाइपरवाइजर पिक्चर में लेके आना जरूरी था। डायरेक्टली टॉप ऑफ द हार्डवेयर लिनक्स लिनक्स में डाल देता, तो फिर ये हार्डवेयर में किसी और टीम को नहीं दे पाता। मेरे पास तो मल्टीपल टीम है सर। तो फिर नेटवर्क क्लाउड टीम क्या करेगा, हाइपरवाइजर के थ्रू एक वर्चुअल मशीन टीम वन को दे दिया, दूसरा वर्चुअल मशीन टीम टू को दे दिया। अब इस टीम के पास दे आर फोर सॉफ्टवेयर, इस टीम के पास चार सॉफ्टवेयर हैं। तो नेटवर्क क्लाउड टीम इस टीम को चार मशीन नहीं देगा। नेटवर्क क्लाउड टीम विल इन्फोर्स टीम वन कि प्लीज गो विद द कंट्री टेक्नोलॉजी, टॉक विद द डेवऑप्स इंजीनियर, ही हैज द स्किल ऑफ कंटेनर। So team one, they are developer. They will help to DevOps team. So DevOps engineer now will deploy. चलो नेटवर्क क्लाउड टीम तो रेडी है देने के लिए, आप पैसा दो, मैं दूंगा आपके लिए। आप तो मेरे लिए क्लाइंट हो। तो नेटवर्क क्लाउड टीम तो दे आर ओके कि मैं तो आपको सिस्टम दे दूंगा, लेकिन तुम्हारी टीम कल को तुमसे पूछेगी कि चार सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए इतना कॉस्टिंग कैसे आ गया। तो यू विल बी ब्रीफ कि हमने चार मशीन लिया था 16-16 GB का, हमने उसके लिए फिर लाइसेंस परचेस किए थे, सॉफ्टवेयर डिलीवरी स्लो हो गई थी। तो फिर वो आपसे, आपका जो मैनेजर है, दे रेज दी कंसर्न्स कि व्हाई यू आर नॉट गोइंग विद कंटेनर। जब आपको लगता है कि रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, सॉफ्टवेयर डिलीवरी बहुत रैपिडली वर्जन चेंज होता रहता है आप लोगों का, इंफ्रास्ट्रक्चर को बार बार आप यूज करते हो, तो आपकी मजबूरी है कि टीम वन को कंटेनर टेक्नोलॉजी के साथ जाना पड़ेगा फिर। तो यहाँ बेनिफिट नेटवर्क क्लाउड को नहीं हुआ है। नेटवर्क क्लाउड तो इंफ्रा दे रहा है सबके लिए, पैसा तो आपको देना नेटवर्क क्लाउड के लिए। तो आपको बेनिफिट हो गया, आपने नेटवर्क क्लाउड से एक बार 16 GB का मशीन ले लिया,
16 GB का पैसा नेटवर्क क्लाउड को पे कर दिया आपने। अब नेटवर्क क्लाउड को प्रॉब्लम नहीं है कि उस मशीन के अंदर यू आर डिप्लॉइंग 4 कंटेनर, 5 कंटेनर, इट्स अप टू यू। ये आपकी प्रॉब्लम है इंटरनली अब। तो टीम वन ने अपने ऑपरेशन को, अपनी कॉस्टिंग को ऑप्टिमाइज कर लिया कंटेनर टेक्नोलॉजी के थ्रू। सर कंटेनर टेक्नोलॉजी क्लाउड में यूज नहीं कर सकते क्या हम लोग? क्यों नहीं यूज कर सकते, क्या प्रॉब्लम है? क्लाउड कंप्यूटिंग से हमने एक मशीन लिया, तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग हमको मशीन देता है, क्या वो फिजिकल सर्वर थोड़ी होता है, वो तो एक वर्चुअल मशीन होती है। तो कहीं ना कहीं क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर बैकएंड में कोई वर्चुअलाइजेशन तो यूज करता होगा। हमको एक वीएम दे रहा है, उस वीएम के अंदर अब हमारी खुद की नॉलेज है कि हम अपने सॉफ्टवेयर को कंटेनाइज करके डिप्लॉय कर लें। जिससे फायदा क्या होगा? जिससे मुझे अमेजन के मशीन ज्यादा प्रोविजन करने नहीं पड़ेंगे। तो कंटेनर टेक्नोलॉजी यहाँ अमेजन को बेनिफिट दे रहा है कि नेटवर्क क्लाउड को बेनिफिट दे रहा है? मैं क्या पूछ रहा हूं? मेरे पास खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, नेटवर्क क्लाउड के पास खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। नेटवर्क क्लाउड ने अमेजन क्लाउड से इंफ्रा ले लिया, और नाउ नेटवर्क क्लाउड की टीम, दे आर डिप्लॉइंग कंटेनर इनसाइड द अमेजन मशीन। तो यहाँ जो टेक्नोलॉजी का बेनिफिट मिल रहा है, वो अमेजन को मिल रहा है कि नेटवर्क क्लाउड को मिल रहा है? सर यहाँ बेनिफिट नेटवर्क क्लाउड को मिल रहा है, अमेजन को नहीं मिल रहा है। क्योंकि नेटवर्क क्लाउड टीम आज से पहले मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम अमेजन से परचेज करता था। तो जितने ज़्यादा वीएम क्लाउड में बिल्डअप करूंगा, उसकी कॉस्ट, उसकी कॉस्टिंग, मेंटेनेंस, प्रोविजन, उसकी लाइक मॉनिटरिंग वगैरह मुझे कॉस्ट पे करना पड़ेगा। अमेजन क्लाउड को तो मैं सिर्फ वीएम का पैसा दूंगा कि मैंने आपके क्लाउड में आके 100 GB का वीएम काटा था। अब उस वीएम के अंदर मैं 10 सॉफ्टवेयर चलाऊं, 50 चलाऊं, वो आप मेरे को डिनाई नहीं कर सकते। वो मेरे खुद के अपने स्किल्स हैं। तो अमेजन क्लाउड को बेनिफिट नहीं मिला इस केस में। नेटवर्क क्लाउड की सॉफ्टवेयर टीम के सॉफ्टवेयर के थ्रू आपने कॉस्ट, सॉरी, कंटेनर के थ्रू आपने कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर लिया। तो मेरा क्वेश्चन क्या था आप लोगों से? मेरा क्वेश्चन ये था कि कंटेनर टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए वर्चुअल मशीन होना जरूरी नहीं है। फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर भी ओएस डाल के कंटेनर डिप्लॉय कर सकते हैं, जिसका परसेंटेज यूज बहुत कम है। कुछ टेलीकॉम सेक्टर में कुछ कम ऐसे यूज केस बता दूंगा जहां कंटेनर आज भी फिजिकल सर्वर के ऊपर चल रहा है। बाकी की 60% केसेस में जहां भी आप काम करोगे, हर कंपनी में पहले एक वर्चुअल मशीन बना के मिल जाएगा। उस वर्चुअल मशीन के अंदर देन योर एप्लीकेशन टीम, देवर डिप्लॉइंग, सॉरी, दे विल डिप्लॉय मल्टीपल कंटेनर। ये सिनेरियोज हमेशा आपको मिलने वाला है। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ रहा हूँ, चैट पे उसका आंसर देना। टाइम कितना हो गया? 9:45 हो गया, ब्रेक भी नहीं हो पाया बीच में। जस्ट ओनली एक क्वेश्चन पूछूंगा, देन वी विल टेक ब्रेक फॉर 5 मिनट, फिर आगे बात करेंगे। कंटेनर टेक्नोलॉजी आने के बाद, कंटेनर टेक्नोलॉजी आने के बाद क्या हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी मार्केट से खत्म हो जाएगा? व्हाट डू यू थिंक? कंटेनर टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रहा है, तो सर जो पुराना वर्चुअलाइजेशन था, VMware वर्चुअलाइजेशन, KVM वर्चुअलाइजेशन, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू रिटायर। हाँ, यहाँ थोड़ा सा लेट मी करेक्ट। सर रिटायर तो नहीं होगा, पर रिटायर कर सकते हैं, और जरूरी नहीं है। लेकिन हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन होना जरूरी नहीं है, जो आप पहले बोल चुके हो, क्योंकि कंटेनर तो फिजिकल सर्वर के ऊपर चल सकता है ना। रिटायर क्यों नहीं हो सकता सर? क्योंकि हर एक कंपनी क्या नहीं कर सकती, फिजिकल सर्वर एफोर्ड नहीं कर सकती। क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर भी हर क्लाइंट को फिजिकल सर्वर अवेलेबल करके नहीं दे सकता। तो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर को अंडरलाइन पहले कोई हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन यूज करना पड़ेगा। अमेजन, ये अमेजन का डेटा सेंटर है, ये अमेजन का सर्वर है।
तुम केआर नेटवर्क क्लाउड से काम करते हो, अमेजन के अंदर लॉग इन करते हो, तो पहले तुम एक इंस्टांस बिल्डअप करते हो। तुम पहले एक इंस्टांस बिल्डअप करते हो। तो जो इंस्टांस आपको मिलता है वो फिजिकल सर्वर नहीं होता है। हालांकि ऑल दो अमेजन कहता है कि मेरे पास डेडिकेट हार्डवेयर की सर्विस भी है, अगर तुम उस लेवल का पैसा पे कर दोगे तो मैं तुमको फिजिकल सर्वर दे दूंगा। बट फिजिकल सर्वर की डिमांड सब कंपनी को होती नहीं है, क्योंकि उतना पैसा वो पे नहीं कर सकते। 50 रुपए का सॉफ्टवेयर है और इंफ्रास्ट्रक्चर परचेस करने में आपने 100 रुपए दे दिए, तो क्या फायदा हुआ। तो अमेजन कहता है कि ठीक है, इतना बड़ा इतना कॉस्ट आप पे नहीं कर सकते, तो मेरा एक वर्चुअल मशीन सर्विस है EC2, जहां आपको वीएम मिल जाएगा, एक क्लिनक्स का, विंडोज का एक वीएम आप ले लो मेरे से। तो जो आपने वीएम लिया वो किसी ना किसी बॉक्स के ऊपर चल रहा होगा। तो हाइपरवाइजर टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर भी पहले से इंस्टॉल करके बैठा होगा। अमेजन भी अंडरलाइन कोई ना कोई हाइपरवाइजर रेडी करके रखा रखा हुआ है, तब जाके तुमको एक वीएम मिल जाता है, और उस वीएम के अंदर तुम फिर कंटेनर टेक्नोलॉजी यूज करते हो। तो ये तो सर टेक्नोलॉजी रिटायर कैसे हो सकता है, फिर ये टेक्नोलॉजी तो रहेगा ना मार्केट में। तो इस केस में तो रिटायर नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन हर कंपनी क्या करे, अपना डेटा सेंटर खोले। हर कंपनी अपना डेटा सेंटर ओपन करे, फिजिकल सर्वर लगाए, और फिजिकल सर्वर के अंदर सीधा सीधा कंटेनर टेक्नोलॉजी को यूज करना स्टार्ट कर दे। बट सर ये बात आप बोल सकते हो ना, अभी यहाँ लर्निंग स्टेज से प्रैक्टिकल कैसा पॉसिबल है। एक स्टार्टअप कंपनी क्या डेटा सेंटर एफोर्ड कर सकती है। डेटा सेंटर कोई छोटी चीज थोड़ी होती है कि बस आपने बोला लगा दिया मैंने, नहीं ना। तो ये चीज हर कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है सर। तो कहीं ना कहीं ये निकला कंक्लूजन कि कंटेनर टेक्नोलॉजी हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन की नीड को खत्म नहीं कर सकता, वो टेक्नोलॉजी पिक्चर में आज भी रहेगा। ओके, चलो। तो इसके बाद नाउ वी विल स्टार्ट, एक छोटा ब्रेक करेंगे, ब्रेक के बाद देन आई विल टेक योर क्वेरी। जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी तक इस कॉन्टेक्स्ट में, उनमें मैं डाउट लूंगा। और आज के ऑब्जेक्टिव में क्या बचेगा ओनली फिर, जो आज के ऑब्जेक्टिव थे, हमने ही समझा सर्वर प्रोविजनिंग क्या होती है, प्रोविजनिंग के मेथड क्या होते हैं, वीएम प्रोविजनिंग की डिफिकल्टी क्या थी, कंटेनर टेक्नोलॉजी, वर्चुअल मशीन किसको बोलते थे हम लोग, और कंटेनर किसको बोलते हैं। यहाँ एक क्वेरी आपके माइंड में आता है कि सर कंटेनर में और वर्चुअल मशीन में क्या डिफरेंस होता है, अभी वो मैं आंसर दूंगा। ठीक है, देन कंटेनर का आर्किटेक्चर, और लास्ट में क्या होगा, बस क्वेरी सेशन। जनरली ऐसा भी नहीं कि हर एक चीज़ को आज ही वाइंड अप करना होता है मुझे। जैसे लगता है कि टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो हम वो कुछ रिमेनिंग जो पॉइंट्स होते हैं फिर नेक्स्ट डे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, वी ट्राई कि ये ऑब्जेक्टिव आज वाइंड अप होना चाहिए। अगर नहीं भी हो पाता है तो हमको भागना नहीं होता इस तरह से कंटिन्यूअस, नेक्स्ट डे भी उसको हम ले सकते हैं। सो लेट्स अ ब्रेक फॉर 5 मिनट, देन मिलते हैं हम लोग।